अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर शहजादी सरवत और जो आज टॉपिक लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग उसमें मुब्तला हैं। ऑफ कोर्स हमारी जो गलत ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी वजह है, उसके अंदर हमारी बेएहतियातियाँ भी हैं। लेकिन ये जो डिज़ीज़ है ये लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला करती है। मैं बात कर रही हूँ यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड एक नेचुरल केमिकल है जो आपके जिस्म के अंदर पाया जाता है और ये आपका जिस्म खुद बनाता है जब भी आप कुछ खाते हैं। अब यूरिक एसिड कोई इतनी खराब चीज नहीं है अगर आम मिकदार में, यानी नॉर्मल इसकी वैल्यू में अगर ये जिस्म के अंदर पाया जाता है तो ये एक सेहत बख्श चीज है, आपकी सेहत के लिए अच्छी है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर रही होती है। ये फ्री रेडिकल से आपके सेल्स को बचाती है। फ्री रेडिकल्स जो आपके सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ये उनसे यूरिक एसिड सेफ रखता है। तो लेकिन जब यूरिक एसिड खुद की इसकी अपनी मिकदार ज्यादा हो जाए जिस्म में तो फिर ये नुकसानदेह हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि कुछ विटामिन हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे जिस्म में, हर एक चीज की एक अल्लाह ताला ने मुकर्ररा एक मिकदार रखी हुई है। अगर तो वो उसमें बैलेंस में मौजूद है आपके जिस्म में तो आपको फायदा दे रही होती है। लेकिन जैसे ही उसकी सतह अपनी लिमिट से ऊपर हो जाती है तो फिर वो नुकसान देती। जैसे कि विटामिन ए ले लें, विटामिन डी है, ये ऐसे विटामिन है अगर इनकी मिकदार नॉर्मल रहे आपके बॉडी में तो आपके लिए फायदा ही फायदा है। लेकिन जैसे ही इनकी मिकदार ऊपर हो जाती है तो ये आपके जिगर के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। ये और बहुत सारे ये टॉक्सिन्स बन जाते हैं आपके जिस्म के लिए बल्कि। इसलिए दुनिया भर में यूरिक एसिड का जो यानी हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। इस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। अब यूरिक एसिड जब ज्यादा हो जाता है तो ऑफ कोर्स मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको हम सिम्टम वाइज देखते हैं। अब इसका जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो है गठिया, जिसे गाउट कहते हैं इंग्लिश में। ये ऑर्थराइटिस की एक ऐसी किस्म है जिसमें होता क्या है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके बॉडी के जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाते हैं और वहां जब जमा होते हैं तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, सोजिश हो जाती है और फिर वहां पर मरीज बहुत शदीद दर्द महसूस करता है, क्योंकि यूरिक एसिड की पहली अलामत जो है वो दर्द ही है। जैसे ही यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है मरीज आपको दर्द की शिकायत लेकर आपके पास आएगा कि मुझे बॉडी के तमाम जोड़ों में दर्द महसूस होती है, उठना बैठना मेरे लिए दुश्वार है, चलना फिरना मेरे लिए दुश्वार है, इवन के वो हाथों की जो ये छोटे जोड़ हैं इनमें तकलीफ आपको बताएगा, फिर पैरों में तकलीफ बताएगा, घुटनों में उसके तकलीफ होगी। और सबसे जो ज्यादा मुतासिर होता है यूरिक एसिड के अंदर वो है आपके पैर का अंगूठा। उसके अंगूठे का जो जोड़ है जिसे बिग टो कहते हैं, उसके अंदर क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा सोजिश हो जाती है कि मरीज जो है वो जूता सही नहीं पहन पाता, इतना पाँव उसका सूज जाता है। जीद इसका सिम्टम्स में ये आता है कि ये क्रिस्टल्स क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो जैसे कि आपके गुर्दे में पहुंचते हैं, फिल्टर गुर्दों ने करना है, तो जैसे ये गुर्दों में पहुंचते हैं तो वहां पर ये क्रिस्टल्स भी जमा होना शुरू हो जाते हैं और वहां पर यूरिक एसिड के स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी अलामत में मौजूद है ब्लड प्रेशर का हाई होना। अब ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है यूरिक एसिड हाई होने से? होता क्या है कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को कम कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपके जितने वैस्कुलर सिस्टम है, यानी कि आपके जितनी वेसल्स हैं बॉडी के अंदर, शरियाने हैं या वरीदे हैं, यानी खून लाने ले जाने वाली जितनी भी रगें होती हैं, ये उनमें लचक पैदा करता है। यानी उसकी नाइट्रिक ऑक्साइड की मौजूदगी में आपकी रगों में लचक रहती है, जिसकी वजह से खून का बहाव बड़ी आसानी से रहता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। तो जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल डाउन हो जाता है तो शरियाने सख्त होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है और मरीज का ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। ये तो था कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और हाई होने से क्या मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन हम मजीद बहस करने से पहले इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझ लें। आम तासुर ये लिया जाता है कि यूरिक एसिड को फिल्टर आउट करना सिर्फ और सिर्फ गुर्दों का काम है, तो ये गलत बात है।
सिर्फ गुर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके यूरिक एसिड को फिल्टर आउट करना। हाँ, 60 to 70% यूरिक एसिड को गुर्दे फिल्टर करते हैं, लेकिन जो बाकी का 30 to 40% यूरिक एसिड है उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसको फिल्टर आउट करते हैं आपके इंटेस्टाइन्स, आपकी आंतें, उसको पखाने के थ्रू ये यूरिक एसिड निकलना चाहिए। होता क्या है कि जिन लोगों का पेट खराब रहता है अक्सर उनका यूरिक एसिड का लेवल भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड फिल्टर आउट नहीं हुआ पकाने के थ्रू और वो दोबारा से आपके खून में सर्कुलेट करने लगा। फिर क्या होता है कि गुर्दों के ऊपर जो है बोझ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे ने जो 60 to 70% यूरिक एसिड को निकालना था वो उसको भी निकाल रहा है और मजीद उसके ऊपर बर्डन आ गया। तो इसकी वजह से बाज़-औक़ात किडनीज जो है अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रही होती, तो फिर उससे क्या होता है, मजीद यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसलिए ना सिर्फ गुर्दों का सेहतमंद होना ज़रूरी है, बल्कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी आपका निज़ाम, आपका मैदा, आपकी आंतें, ये भी प्रॉपरली अपना फंक्शंस कर रहे होने चाहिए। अब यूरिक एसिड आपके ब्लड में सर्कुलेट तो करने लग गया, लेकिन अब इलाज करना है। ऐसी बहुत सी ग़िज़ाएं हैं जो कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है यूरिक एसिड लेवल लो हो सकता है या नॉर्मल मिकदार में आ सकता है। अब वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं वो मैं वीडियो में आगे चलकर आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनसे आपने परहेज करनी है। अब इसके लिए भी आपको उन दोनों मैकेनिज्म को मद्देनजर रखना होगा, यानी कि ऐसी वो तमाम ग़िज़ाएं जो आपके किडनीज को डैमेज कर रही हैं या मुतासिर कर रही हैं उनको आपने रोक लेना है, और ऐसी तमाम ग़िज़ाएं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मुतासिर कर रही हैं, उसको स्लो कर रही हैं या उसके फंक्शंस को डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको आपने रोकना है। एंड थर्ड, आपने वो तमाम ग़िज़ाएं रोकनी है प्यूरिन रिच फूड्स होते हैं जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाते हैं। अब प्यूरिन क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि यूरिक एसिड को ज्यादा बनाता है, ठीक है। उनमें सबसे पहले रेड मीट आ जाता है, हर तरह का जो सुर्ख गोश्त जिसे कहते हैं वो आपने नहीं खाना, जिनमें गाय का गोश्त है या बकरे का गोश्त है, ठीक है, ये आपने नहीं खाना। हाई प्यूरिन फूड्स में जहाँ रेड मीट बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, यूरिक एसिड बढ़ाता है, वहाँ सी फूड से भी मुकम्मल आपने रुकना है। सी फूड इस्तेमाल नहीं करना जिनमें हर तरह की मछली है, बाज़ लोग जो हैं वो क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपने मुकम्मल तौर पर रोक देना है। कोई भी सी फूड आपने नहीं खाना। ऑर्गन मीट आपने नहीं खाना। और अब ऑर्गन मीट कौन से होते हैं, इनमें आपके पास आ जाता है मगज़, इसमें कलेजी आ जाती है, इसमें ओजरी है, गुर्दे हैं, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर आपने परहेज करनी है गेम मीट। गेम मीट वो होता है जिसे शिकार का गोश्त कहा जाता है। अब शिकार में जो है हिरन का शिकार किया जाता है, ये नहीं खाना है। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनका शिकार किया जाता है, उनका भी गोश्त आपने नहीं खाना। फिर आपने सब्जियों के अंदर कुछ ऐसी सब्जियां, इसका इस्तेमाल कम कर दीजिए। हर तरह के ड्राई फ्रूट्स आपने नहीं खाने हैं यूरिक एसिड। जैसे आपका यूरिक एसिड ठीक हो फिर बेशक आप हर चीज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन सेहतमंद ग़िज़ाएं खाएं। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि आप वो चीज़ें खाएं जो हेल्दी, आपको हेल्दी रखें। अनहेल्दी स्टफ आप बिल्कुल ना खाया करें, क्योंकि आप ठीक हो जाते हैं लेकिन जब दोबारा से आप उसी रूटीन पर आ जाते हैं तो दोबारा से आपको वही तकलीफ शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब सेकंड पर मैं आपको बताऊं कि आपने किन चीज़ों से परहेज़ करनी है, वो है वो तमाम अशिया जो कि आपके किडनीज को डैमेज करती हैं। अब उनमें बियर है, अल्कोहल है और फ्रुक्टोज बेस्ड तमाम चीज़ें। अब बियर के अंदर भी फ्रुक्टोज भी पाया जाता है, अल्कोहल के अंदर भी। अब फ्रुक्टोज बेस्ड क्या चीज़ है, उनमें आ जाते हैं वो तमाम फ्रूट्स जो कि बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, जिनमें आम फ्रूट्स के मुकाबले में ज़्यादा मिठास पाई जाती है, वो आपने नहीं खाने। और वो तमाम फ्रूट्स जो कि टिन्स में पैक्ड मिलते हैं या फ्रीज्ड आइटम्स या वो प्रिजर्व्ड खाने जो कि पैक्ड किए जाते हैं, वो नहीं खाने हैं। फ्रुक्टोज बेस्ड में तमाम जूसेस भी हैं जो कि डब्बों में अवेलेबल होते हैं। मिठाइयाँ नहीं खानी है। अच्छा, अब नंबर 3 पर मैं आपको बताऊंगी वो तमाम खाने जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी आपके मैदे को, आपकी आंतों के जो सिस्टम है या उसकी सेहत है उसको ख़राब करते हैं।
उनमें सरे फहरिस्त आता है सफ़ेद आटा। अपने सफ़ेद आटे का इस्तेमाल नहीं करना, चक्की का आटा इस्तेमाल करें। इसके अलावा बेकरी के तमाम सामान आपके लिए मुज़र सेहत है यूरिक एसिड के होते हुए, और वो तो बेकरी आइटम्स तो वैसे भी किसी नॉर्मल जिनको कोई तकलीफ नहीं हो उनको भी बहुत कम, रेयरली आप इस्तेमाल करें। अब फास्ट फूड में लिस्ट में बता दूं, सब जानते हैं लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इसमें आपके पास आ जाता है पिज़्ज़ा, बर्गर, रोल्स हैं आपके पास जनाब, ब्रेड्स हैं, कुछ ऐसी वाइट ब्रेड्स मिलती हैं, स्वीट ब्रेड्स मिलती हैं, ये सब आपने नहीं खानी। नूडल्स हैं। इसके अलावा आप नाश्ते में जैसे जैम्स, जेलीज का इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं इस्तेमाल करना। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके अलावा जिसको बहुत नज़रअंदाज किया जाता है, मामूली समझा जाता है, वो तमाम सॉसेस जिनका इस्तेमाल हम आमतौर पर हर घर में किया जाता है। कुछ भी खाना बने तो उसमें सॉसेस का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। उनमें आ जाते हैं केचप्स, मायोनीज। अच्छा जी, ये तो थी परहेज़। जब आप परहेज़ कर लेते हैं ना, तो आपने अपना 50% इलाज कर लिया। अब जो 50% बाकी का रह जाता है, उसमें हमारे पास बहुत हेल्प है। हमारे पास टॉप होम्योपैथिक रेमेडीज़ मौजूद हैं जो कि न सिर्फ यूरिक एसिड को जिस्म से खारिज करने में मददगार साबित होती हैं, बल्कि अब यूरिक एसिड की वजह से किडनीज जितनी मुतासिर हुई हुई हैं, या आपकी गट्स यानी आपकी इंटेस्टाइन्स या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना मुतासिर हुआ हुआ है, उसकी रिपेयरिंग भी हो जाती है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको वो कुछ होम रेमेडीज बता दूं कि जिनके इस्तेमाल से आप इस प्रोसेस को, यानी इलाज का ये जो प्रोसेस है, इसको बड़ा फास्ट कर सकते हैं। उनमें जो टॉप पर आता है वो है एप्पल साइडर विनेगर। आपने एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना है। खाली पेट 1 चम्मच छोटा आपने 1 गिलास पानी के अंदर उसको आपने लेना है। वो क्या करेगा, वो आपके स्टमक का पीएच लेवल, आपके इंटेस्टाइन्स का पीएच लेवल और आपकी किडनीज का पीएच लेवल को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज होने से आपकी एसिडिटी लेवल कम हो जाता है। एसिडिटी कम होने से यूरिक एसिड टूटने में मदद मिलती है। यूरिक एसिड का ब्रेक डाउन इजीली हो जाता है। सेकंड पर जो चीज़ आती है वो है लेमन। ये जितनी मैं होम रेमेडीज बता रही हूँ, ये आपने डेली बेसिस पर इनका इस्तेमाल करना है। लेमन के अंदर मौजूद होता है पोटाशियम। पोटाशियम एक ऐसा मिनरल है जो आपके ऑर्गन्स को मजबूत करता है। तो जो डैमेजेस आए हुए होते हैं, ऑब्वियसली इनसे वो भी रिकवर होते चले जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन के अंदर प्रीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स की एक अच्छी खुराक है। अब आपको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि जनाब, प्रोबायोटिक्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपकी आंतों में रहते हैं, जो आपकी आंतों की जो सेहत है उसको बरकरार रखे हुए हैं। वो आपके हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो इन बैक्टीरियाज की खुराक है प्रीबायोटिक्स, यानी वो फाइबर्स, वो नेचुरल सब्सटेंसेस, केमिकल से पाक, या ये जितनी हमारी जो गलत ग़िज़ाएँ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये उन फ्रेंडली बैक्टीरियाज की असल में मौत है। तो अगर आपने आपके आंतों में प्रोबायोटिक्स जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, तो आप भी सेहतमंद रहते हैं। तो लहसुन के अंदर प्रीबायोटिक्स अच्छी खासी मिकदार में है, जो कि इन प्रोबायोटिक्स की पसंदीदा ग़िज़ा है। और लहसुन के अंदर ये भी खासियत है कि ये आपके उस पूरे माइक्रोबियम की मुरम्मत करता है। यानी माइक्रोबियम उस माहौल को कहते हैं जिसमें ये तमाम बैक्टीरियाज रहते हैं, यानी कि दोस्त बैक्टीरिया। ये अगर वहां पर किसी भी गलत ग़िज़ा की वजह से आपका माइक्रोबियम डैमेज हो जाता है, तो ये उसकी रिपेयरिंग भी कर देता है। इसके अलावा लहसुन के अंदर एलिसिन नामी एक मुरक्कब भी पाया जाता है जो आपके आंतों में मौजूद जितने दुश्मन बैक्टीरियाज उनको ये खत्म कर देता है। अब इस सब से होगा क्या कि आपकी आंतों के अंदर तवाज़ुन बरकरार रहेगा और आंतें आपकी सेहतमंद रहेंगी, जिसकी वजह से वो यूरिक एसिड को फिल्टर आउट करने में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। अब हमारे पास चौथे नंबर पर चीज़ आती है वो है दालचीनी। दालचीनी भी हर घर में मौजूद होती है। ये मैं आपको वो होम रेमेडीज़ बता रही हूँ जो हर घर में हर वक्त अवेलेबल हैं, तो इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। दालचीनी के अंदर ये खासियत है कि ये ना सिर्फ यूरिक एसिड को जिस्म से खारिज करने में मददगार साबित होती है, बल्कि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करती है, बल्कि ये आपके शुगर लेवल को भी नॉर्मल रखती है। और इसके अंदर एक और ख़ासियत भी है, वो है कि इंसानी जिस्म में देखें
मुख्तलिफ एंजाइम्स बनते हैं। उनमें से एक है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो दालचीनी के अंदर ये खासियत है कि ये नेचुरली ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को भी रोके रखती है। तो उससे क्या होता है कि फिर यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं बन रहा होता, अब वो लिमिट में ही रहता है। अब जितना मौजूद है उनको जो है दूसरी ग़िज़ाओं से या हम होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू जिस्म से खारिज करेंगे, और इन रेमेडी से हम उन तमाम अवामिल को जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा रहे होते हैं वो रोके रखते हैं। तो इसलिए अपने मशरूबात में, खानों में दालचीनी का इस्तेमाल फिर बढ़ा दीजिए। अच्छा जी, अब 6 नंबर पर आ जाता है हमारे पास कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल एक बेहतरीन हमारे पास एक लुब्रिकेंट समझ लें कि देखिए यूरिक एसिड की वजह से जो जोड़ों के अंदर सोजिश आ जाती है उन यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के बायस, ये उस सोजिश को कम करता है। जोड़ों के अंदर जो एक स्टिफनेस आ जाती है, लचक नहीं रहती है, तो कॉड लिवर ऑयल की वजह से वहाँ पर लुब्रिकेशन आ जाती है, उनको मदद मिलती है, उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 भी पाया जाता है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो आपको ताकत देता है। और जो भी डैमेजेस हुए हुए होते हैं, चाहे जोड़ों में, चाहे गुर्दों में, चाहे गट में, उन तमाम डैमेजेस को भी ये दूर कर देता है। फिर 7 नंबर पर जो चीज़ आती है वो है चाय, यानी कि ग्रीन टी या ब्लैक टी। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें गैलिक एसिड पाया जाता है जो कि यूरिक एसिड को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। सिर्फ 1 से 2 कप का ही रिकमेंडेशन मैं इस वक्त दे सकती हूँ आपको, क्योंकि चाय के अंदर मौजूद होती है कैफीन जो कि विटामिन B1 को कम कर देती है। अब B1 की कमी से फिर ब्लड शुगर के जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं यूरिक एसिड के प्रॉब्लम में। पानी आपने दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी पीना है। लेकिन पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से होता क्या है कि आप जहाँ यूरिक एसिड फिल्टर आउट हो रहा होता है वहाँ कुछ ज़रूरी मिनरल्स जिनमें पोटाशियम जो है वो ज़्यादा मिकदार में निकलना शुरू हो जाता है। तो इस सूरत में आपने करना क्या है कि एक अच्छी कंपनी का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लें और उसका 1 चम्मच आप 1 गिलास पानी के अंदर डालकर, तो वो डेली बेसिस पर आपने 1 गिलास पीना है। लेकिन अगर आप पानी की मिकदार ज़्यादा नहीं करें तो फिर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आपने सैलड का इस्तेमाल करना है, कच्ची सब्जियों का ज़्यादातर इस्तेमाल करना है। सब पत्तों वाली जितने भी सैलड्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि इनमें फाइबर भी होता है और ये आपके फ्रेंडली बैक्टीरियाज के लिए बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा है। अब वो तमाम ग़िज़ाएँ जो आपने अब खानी है वो कौन सी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए जिनमें प्यूरिन लेवल लो हो, यानी लो प्यूरिन फूड्स होने चाहिए, और वो चीज़ें जिनके अंदर पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। पोटाशियम की मिकदार के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पोटाशियम में वो सलाहियत है कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और आपकी किडनीज को मजबूत करेगा। जब ये मजबूत होंगे तो ये अपने फंक्शंस प्रॉपरली कर सकेंगे। लो प्यूरिन फूड्स के अंदर वो तमाम फ्रूट्स हैं जो कि कम जिनके अंदर मिठास पाई जाती है। चेरी बहुत ज़बरदस्त है, अगर इसका सीज़न हो तो चेरी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि चेरी के अंदर फ्रुक्टोज भी बहुत कम पाया जाता है और बल्कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि क्लोरोजेनिक एसिड, क्वेरस्टीन और कैम्फेरॉल। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को भी रोके रखते हैं और यूरिक एसिड को ड्रेन आउट करने में मददगार साबित होते हैं। यानी चेरी तो एक किस्म की मेडिसिन का भी काम कर रही होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी लिस्ट है, मैं आपको यहाँ पे वो लगा देती हूँ जिससे आप मदद मिल जाएगी कि आपने यूरिक एसिड के होते हुए क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, या इन्हीं चीज़ों का आपने इस दौरान अपने इलाज के दौरान सिर्फ इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल आपने करना है। वो कौन कौन सी सब्जियाँ हैं, वो कौन कौन से फल हैं जिनका आप इस्तेमाल करें। अच्छा जी, यूरिक एसिड के लिए होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है? होम्योपैथिक में बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है इसका, बहुत अच्छी इसकी मेडिसिन हैं जो कि यूरिक एसिड को जिस्म से खारिज भी करेंगी, बल्कि उसके हमेशा आपके बॉडी में मेंटेन भी रखने में मददगार साबित होंगी, बल्कि जो डैमेजेस हो चुके होंगे बॉडी में जॉइंट्स के अंदर उनको भी रिपेयर करेंगी। तो उनमें हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, सब जानते हैं, जिनमें बेंजिक एसिड है, एसिड यूरिक के नाम से एक मेडिसिन आती है वो है, एलमस्टाइवा दी जा सकती है यूरिक एसिड के पेशेंट्स को। फिर हमारे पास आ जाती है हर्पागोफाइटम प्रोक्यूम्बेंस, एबलमॉस्कस
या सिट्रस लेमनस, टेरेक्सिकम। यानी ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि सिम्टम वाइज हमने पेशेंट को देनी है, और जैसे जैसे सिम्टम्स चेंज होते जाएंगे हम हमारी मेडिसिन भी साथ साथ उसके चेंज होती रहेंगी। तो ये एक लंबी फहरिस्त है होम्योपैथिक मेडिसिन की भी। हर इंडिविजुअल केस में हम डिफरेंट मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं। हर केस दूसरे केस से डिफरेंट होता है, उसकी इनफिरादियत होती है, उसके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, तो हमने उसके हिसाब से ही मेडिसिन को सिलेक्ट करना होता है, हमने उसी हिसाब से पोटेंसी को सिलेक्ट करना होता है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम लोगों के लिए ये बड़ी मुफीद साबित होगी। आज की वीडियो कोशिश की है मैंने कि इसके हर पहलू को मैं टच करूं, कम वक्त के अंदर मुकम्मल आपको तकरीबन मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो अल्लाह पाक आप सबको सेहतमंद रखे, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा अपना, और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।